हाय गाइस, वेलकम टू स्किल्स बाय स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, रिसेंटली जियो की न्यूज़ मार्केट में बज़ बनाए हुए है। पूरी जगह जियो की चर्चा हो रही है और हम भी जानते हैं क्यों यह चर्चा का कारण है। तो जिस तरीके की न्यूज़ मार्केट में आ रही है, एक्सपर्ट्स की राय में देखा जाए तो जियो आगे आने वाले टाइम में अपना एक आईपीओ ला सकता है। और अगर यह आईपीओ आता है तो ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। सबसे बड़े आईपीओ की चर्चा इस वक्त सभी जगह है। तो इसके बारे में सारी जानकारी लेने से पहले समझते हैं कि यह आईपीओ आखिर होता क्या है। जी हाँ, पहले तो हम जान लें आईपीओ क्या है। तो जब कभी किसी कंपनी को अपने लिए कुछ फंड रेज करने हो, यानी इनिशियली कंपनी पहले जब स्टेब्लिश होती है तो सिंगल ओनर होगा या हो सकते हैं इसके कुछ पार्टनर्स हो और इनिशियल फंड के साथ यह कंपनी स्टार्ट करेंगे। अब कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो इसको और पैसों की ज़रूरत होगी, बिजनेस को एक्सपेंड करना है। कंपनी अच्छा रेवेन्यू, अपना अच्छा ग्रोथ प्लान के साथ आगे बढ़ रही है और प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, तो निश्चित ही है अपना बिजनेस बढ़ाना चाहेगी। अगर कंपनी ऐसा करती है तो इसको कुछ फंड की ज़रूरत होगी। इसके लिए यह क्या करेगी, अपने लिए कुछ इन्वेस्टर्स को अपने साथ जोड़ेगी। इसी को हम बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स या इनिशियल इन्वेस्टर्स कह सकते हैं। अब इन्वेस्टर्स के फंड के साथ कंपनी और बड़े लेवल पर काम करेगी, यानी अब उसका प्लान और बड़ा होगा। कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट में उसका अच्छा बज़ है, तो अब कंपनी अपना मार्केट कैप और हाई ले जा चुकी होगी। अब कंपनी क्या चाहेगी, और अच्छा बिजनेस करना। जी हाँ, हर कोई चाहता है कि और अच्छे से अच्छे अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए कंपनी को और पैसों की ज़रूरत होगी और बड़ा फंड चाहिए होगा। इस लेवल पर कंपनी क्या करेगी, यह अपना स्टेक यानी अपनी कुछ हिस्सेदारी ओपन मार्केट में लाएगी, अपने शेयर्स को मार्केट में बेचेगी। और इसी को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जी हाँ, आम जनता के लिए अपने शेयर्स को ऑफर किया जाएगा और इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईपीओ। जी हाँ, लॉन्च होने से पहले कंपनी एक प्राइवेट कंपनी कहलाएगी, लेकिन जैसे ही शेयर्स मार्केट में आ जाएंगे अब यह एक पब्लिक कंपनी कहलाने लगेगी। तो इस तरीके से जब कभी भी कंपनी को अपने लिए एक्सपेंशन के लिए फंड चाहिए, अवेयरनेस लानी है, क्रेडिबिलिटी मार्केट में क्रिएट करनी है जिससे और इन्वेस्टर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, मार्केट में लिक्विडिटी उसको चाहिए यानी फंड की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, अच्छे से अच्छा बिजनेस उसे बढ़ाना है जल्द से जल्द, तो इसके लिए कंपनी आईपीओ लाती है और इस तरीके से शुरुआत होती है स्टॉक मार्केट की। जी हाँ, यही है वो इनिशियल फेज स्टॉक मार्केट का, जहाँ पर आप शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, इसको सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। और जहाँ पहली बार शेयर्स आते हैं उसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। तो कंपनी के शेयर्स इस तरीके से पहली बार आम जनता के लिए अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो डी मार्ट जो कंपनी है उसका जब शेयर लिस्टेड हुआ था तब उसका प्राइस था 299 और बाद में इसका प्राइस बढ़ के पहुंच चुका था लगभग 4000 रुपये। तो इस तरीके से कंपनी के साथ साथ इन्वेस्टर्स इसमें प्रॉफिट अर्न करते हैं और कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। तो इतने आसान तरीके से हमने समझा आईपीओ को। अगर आप इसी तरीके से सीखना चाहते हैं, खुद अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, मार्केट में एक एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस, तो आप कर सकते हैं हमारा कोर्स ज्वाइन, जिसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से। जी हाँ, बहुत ही अच्छा कोर्स है और इसके ज़रिए आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरा कोड पीटी लाइव यूज़ करते हैं तो आप यह कोर्स एक डिस्काउंटेड प्राइस पर पाएंगे जिसका प्राइस होगा 2999। जी हाँ, 2999 में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। चॉइस आपकी है और इसके ज़रिए आप सीख सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी कर सकते हैं स्टार्ट। अब चलते हैं आगे कि क्या है वह न्यूज़ और किस तरीके के एक्सपर्ट्स की नज़र बनी हुई है। तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जिस तरीके से रिलायंस ने अपने टैरिफ और प्राइस को हाइक किया है, साथ ही साथ रिलायंस चाह रहा है कि उसका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी आरपीयू भी बढ़ जाए। उसको देखते हुए लगता है कि रिलायंस आगे आने वाले टाइम में पोटेंशियल बूस्ट करते हुए एक इन्वेस्टमेंट रेज करेगा और जिसके लिए एक आईपीओ मार्केट में आएगा। अब आखिर ये आरपीयू क्या है, इसको समझते हैं। तो आरपीयू एक टेलीकॉम सेक्टर का टर्म है, जहाँ टेलीकॉम कंपनीज़ इसको ज़्यादा यूज़ करती हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई टेलीकॉम कंपनी कुछ रेवेन्यू अर्न कर रही है, तो उसके पर क्लाइंट है, जी हाँ, एक क्लाइंट से वह कितना रेवेन्यू अर्न करती है, कितना पैसा कमाती है, इसको आरपीयू बोलते हैं। बिल्कुल आम भाषा में इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। 2 बड़े खिलाड़ी हैं इस टेलीकॉम सेक्टर के, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। वोडाफ़ोन भी यहाँ अवेलेबल है लेकिन अभी काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज़ में है। तो इन दोनों के बीच एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉम्पिटिशन चलता रहता है। रिसेंटली एयरटेल ने भी इस बात को पॉइंटेड किया था कि जो आरपीयू रेट है वो दुनिया में भारत का सबसे कम है, यानी हमारे यहाँ का टेलीकॉम सेक्टर बहुत ही सस्ता है, जिससे टेलीकॉम कंपनीज़ को सस्टेन करने में परेशानी जा रही है। अगर इंडिया में सस्टेन करना है तो आरपीयू की वैल्यू 300 रुपये तक जानी चाहिए। जी हाँ, इतना आरपीयू होना चाहिए, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में टैरिफ और हाइक हो और आपकी जेब से और पैसा जाए। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली में एयरटेल 208 रुपये 208 के साथ
फर्स्ट पोजीशन पर है आरपीयू के मामले में। नए प्राइस हाइक के बाद इसका आरपीयू लेवल हो चुका है 211 और रिलायंस जियो 182 के प्राइस के साथ यहाँ अभी भी सस्टेन कर रहा है। तो अब रिलायंस चाहेगा अपना पोटेंशियल बढ़ाना, जिससे मार्केट कैप को वो जस्टिफाई करे। जो इस फंड वो रेज़ करना चाहते हैं, उसके बेस को के लिए उसे एक मार्केट कैप चाहिए और अपना रेवेन्यू बढ़ाना होगा। तो आखिर देखते हैं एक्सपर्ट्स ने ऐसे क्या नज़र डाली है रिलायंस पर जिसके कारण आईपीओ की चर्चा होने लगी है। तो जेफरीज जो जाना माना ब्रोकरेज फर्म है, उसके अकॉर्डिंग रिलायंस ने जिस तरीके से अपने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी की, 5G को मोनेटाइजेशन करने की पूरी प्रोसेस कर रहा है। इसके बेस पर इसकी जो रिसेंट वैल्यूएशन है वो 133 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। जी हाँ, इंडियन रुपीस की बात करें तो 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ से बड़ी वैल्यूएशन है, जो अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यूएशन बन चुकी है। अगर इस नई वैल्यूएशन पर रिलायंस अपना आईपीओ लाता है तो एज पर न्यू रूल्स किसी भी कंपनी का मार्केट कैप वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होती है तो वह आईपीओ के तौर पर 5% हिस्सेदारी ही मार्केट में ला सकता है, 5% तक का स्टेक यहाँ ला सकता है। तो अगर मार्केट का में इसकी कैपिटाइल जो वैल्यू है, जो इसकी रेवेन्यू वैल्यू है, वो हाई होगी तो इसका स्टेक वैल्यू जो बनेगी वह बनेगी 55,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना बड़ा अमाउंट इस लिस्टेड अमाउंट के साथ, इस फंड अमाउंट के साथ जियो अपना आईपीओ ला सकता है और अगर ऐसा आईपीओ आता है तो देश का सबसे बड़ा आईपीओ कहलाएगा। यही चर्चा पूरे मार्केट में अभी बनी हुई है। अभी तक यह चर्चा हुंडई के साथ जुड़ी हुई थी जिसका रिसेंटली में आईपीओ आ सकता है। फाइनल प्रोसेस में है बना हुआ है जिसकी जो फंड रेज वैल्यू है वह है 25,000 करोड़। लेकिन यहाँ सारी लाइमलाइट जो लूट चुका है वह है जियो। जी हाँ, 25,000 करोड़ के आईपीओ की चर्चा अभी हर जगह हो रही थी, लेकिन अब सारी चर्चा हो रही है जियो की। अब देखना होगा फ्यूचर में क्या होता है, किसका आईपीओ आता है। यह अपनी इनिशियल फेज में चल रहा है। रिलायंस की तरफ से अभी किसी तरीके का कंफर्मेशन नहीं है। एक्सपर्ट्स का नज़रिया है कि ऐसा हो सकता है। लिस्टेड आईपीओ की बात करें तो अब तक का सबसे बड़ा लिस्टेड आईपीओ है 2022 में आया एलआईसी। जी हाँ, इसका जो इशू प्राइस था 21,000 करोड़ का था और इसी के साथ यह लिस्टेड हुआ था। अब जब हमने यहाँ तक समझा है तो अब जानते हैं कि क्या होगा उन इनिशियल इन्वेस्टर्स का आईपीओ आने के बाद। तो अगर रिलायंस का आईपीओ आता है तो इसमें इन्वेस्टर्स जो इनिशियल प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक बेच सकते हैं, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, जिसमें बड़े नाम है फेसबुक, मेटा, सिल्वर लेक, विस्टा, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सिल्वर लेक और केकेआर। तो इस ऐसे बड़े बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आईपीओ आता है तो ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जी हाँ, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है किसी कंपनी में तो वह चाहता है अपना प्रॉफिट एक बड़े लेवल पर जाके बुक करना। तो यहाँ हो सकता है इन्वेस्टर्स अपना स्टेक, कुछ स्टेक या सारा का सारे स्टेक बेच दें और यहाँ से अलग हो जाएं, यहाँ से एक एग्जिट ले लें। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। अब आते आते यह भी देख लें कि अब तक कौन से वो आईपीओ हैं जो सबसे बड़े आईपीओ कहलाते हैं लिस्टेड कंडीशन के बेस पर। तो पहला नाम आता है एलआईसी का, 21,000 करोड़ के इशू प्राइस के साथ 22 में यह लिस्टेड हुआ। दूसरा नाम आता है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसे आप और हम पेटीएम के नाम से जानते हैं। इशू प्राइस था 18,300 करोड़ का और लिस्टिंग डेट थी नवंबर 18, 2021। यहाँ यह ऐसा आईपीओ था जिसने इन्वेस्टर्स को बहुत रुलाया, उनका पैसा पूरी तरीके से डूब गया और आज कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज में चल रही है। तीसरा नंबर आता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का, जिसने एक एफपीओ के जरिए फंड रेज किया था 18,000 करोड़ का, जो रिसेंट में अभी अप्रैल में ही हुआ है। चौथा नंबर है कोल इंडिया लिमिटेड, 15,199 करोड़ के इशू प्राइस के साथ 2010 में लिस्टेड था और फिफ्थ नंबर पे है 15,000 की इशू प्राइस के साथ यस बैंक। तो यह वो आईपीओ हैं जिनको हम कह सकते हैं कि सबसे बड़े आईपीओ थे। अब आगे क्या होगा, क्या बड़ा आईपीओ रिलायंस का होगा कि हुंडई का होगा, ये फ्यूचर ही बताएगा और सारी जानकारी आपको पता चलेगी अगले महीने रिलायंस की होने वाली एजीएम। जी हाँ, एनुअल मीटिंग में रिलायंस अपने इन्वेस्टर्स को सारा प्लान बताएगा, क्या हो सकता है, क्या उसका प्रपोजल है और क्या हो सकती है आईपीओ का इशू प्राइस और आईपीओ की डेट और कब आ सकता है आईपीओ। तो इन सभी बातों की जानकारी आपको नेक्स्ट मंथ में ही मिलेगी और इसकी जानकारी हम आपको लाते रहेंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी हम आपको देते रहते हैं। आशा है आपको यह पसंद आई होगी और इस जरिए आप इन्वेस्टिंग के कुछ बेसिक नॉलेज हमसे सीख सकते हैं। आप चाहें तो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और खुद की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।